Crooked back. The evening had already black in the window. अब शाम हो चली थी और खिड़की के आसपास अंधकार दिखाई दे रहा था. इतना शाम हो गया था कि अंधकार आ चुका था. And the small room was steamy from the stove. स्टोव जिसको आप बोलते हैं वो स्टव है एक्चुअली. किचन में जो बर्तन बनाने का, गरम करने का, खाना बनाने का जो बर्तन, जो चीज़ रहती है उसे स्टोव बोलते हैं ना आप लोग, वो स्टव कहलाता है. वो स्टव में जो कुछ बन रहा था उससे जो भाप निकल रही थी उससे कमरा पूरा भापमय हो गया था. इट हैड बिकम स्टीमी. स्टीम यानी भाप. तो स्टीमी फ्रॉम द स्टव एंड क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट. और उसके साथ ही साथ एक और जहाँ खाना बन रहा था जिससे भाप निकल रही थी, कमरा स्टीमी हो गया था, माँ बर्तन धो रही थी, सुंदर सा एप्रन पहनी हुई थी, और दूसरी तरफ वहाँ उसके पिताजी बनियान पहने हुए, हैवी ब्रीदिंग मैन, भारी सांस लेते हुए, हैवी ब्रीदिंग, भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, वो टेबल पर के पास बैठे थे. वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर. और इसके साथ ही कमरे के किनारे डर्टी वॉशिंग था. अब वॉशिंग मतलब क्या होता है? आप बोल रहे होंगे धोना, धो रहा है ना. डर्टी वॉशिंग मतलब धोने लायक बर्तन. उसको शॉर्ट में कहते हैं अंग्रेजी में धोने लायक बर्तन. और एक कोने में धोने लायक बर्तन रखे हुए थे. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू में आपने पढ़ा कि हर शब्द का कुछ कंटेक्स्ट के साथ मीनिंग बदल जाता है. तो आप देखेंगे यहाँ वॉशिंग किस कंटेक्स्ट में उपयोग हुआ है. तो वॉशिंग को जिस कंटेक्स्ट में उपयोग हुआ है उससे उसका अर्थ थोड़ा सा ये हो गया है कि धोने लायक बर्तन. टू पाइल अप मतलब इकट्ठा करना. All the files are piled up in that corner. सारी फाइलें जो हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हों. Don't pile up the work. काम इकट्ठा मत करो. Keep all work doing one by one. Keep doing work one by one. काम करते रहो, काम इकट्ठा मत करो. Don't pile up the work. Why are you piling money? पैसे इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तो to pile up मतलब इकट्ठा करना. So what was the scene like of the room? Now you understand very well. ये कमरा कैसा था. और एक कॉर्नर में जूठे बर्तन भी रखे थे, हैवी और हैवी ब्रीदिंग मैन भी था वहाँ पे, डेरेक भी था वहाँ पे, उसकी माँ भी थी, सब एक ही कमरे में मिल गए. सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट. ये सब दृश्य और ये जवाब और ये प्रतिक्रिया सुनकर सोफी का जो, और साथ ही जो भाप थी कमरे में, उसके कारण उसका गला थोड़ा सा भारी हो गया, चोक हो गया. टाइटनिंग, गला थोड़ा रुंध गया, भर गया. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ. ये सब देखने के बाद जब उसको लगा गला थोड़ा भर रहा है, थोड़ा भाप के कारण, स्टीम के कारण और इन लोगों की प्रतिक्रिया के कारण वो थोड़ी सी उदास हुई और अपने दूसरे भाई को देखने के लिए निकल गई जिसका नाम था जॉफ, जो वहाँ पर नहीं था. डेरेक तो था. When she looked for Joff, Joff was kneeling on the floor in the next room. जॉफ जो है, जब उसने जॉफ को देखा तो क्या पाया? दूसरे कमरे में वह घुटने के बल, KNWL, नील. टू नील मतलब घुटने के बल बैठना. नील डाउन. कभी कभी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर जब पनिशमेंट देते हैं तो क्या बोलते हैं? घुटने के बल बैठ जाओ. उसको अंग्रेजी में कहते हैं कम ऑन नील डाउन नाउ, यानी घुटने के बल बैठ जाएं. तो जब उसने देखा तो जॉफ वॉज नीलिंग डाउन इन द नेक्स्ट रूम. एंड व्हाट वाज ही डूइंग? घुटने के बल बैठकर ही वाज टिंकरिंग. टिंकर करना मतलब खट 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 खट, छोटे औजार से कुछ चीज़ को मार रहा था, बार बार आवाज़ कर रहा था. ही वाज टिंकरिंग विथ ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल. किसी चीज़ को बार बार ऐसा हिलाना उसको टिंकर कहते हैं. तो टिंकर मतलब कोई चीज़ को बार बार हिलाना जिसमें आवाज़ होती हो. सो ही वॉज टिंकरिंग विथ ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट. उस कमरे में कारपेट था
कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को बार बार मार रहा था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। जॉफ ने 3 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू फार साइड ऑफ द सिटी। 3 वर्ष पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और एक प्रशिक्षु मैकेनिक बन गया। अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु। बहुत सी नौकरियों में आजकल पहले 6 माह या 1 साल आप प्रोबेशन पे काम करते हैं। प्रोबेशन मतलब ऐसा काल जब आपके कार्य की क्षमता को देखा जाता है और आपको कुछ सिखाया जाता है, और 1 साल बाद यदि उनको लगता है कि आप अच्छा सीख लिए हो या आप आप में कुशल है, तो आपको रेगुलर करते हैं जॉब में। तो पहला 6 माह या 1 साल प्रोबेशन का पीरियड रहता है किसी अच्छे जॉब में, और ऐसे पीरियड में जो काम करते हैं उसको कहते हैं अप्रेंटिस। ही इज़ ए प्रशिक्षु। हिंदी में उसका अर्थ है जो अंडर ट्रेनिंग है। सो ही वॉज अंडर ट्रेनिंग। कहाँ? शहर से कहीं दूर जाता था, रोज यात्रा उतनी दूर जाता था और वहाँ पे सीखता था, कुछ काम सीखता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ। ये तो 3 साल पहले की बात, अब वो थोड़ा बड़ा हो चला था। जॉब की बात हो रही है, पहले तो कमरे की बात हुई, अब जॉब के बारे में है। और ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो बढ़ चला था, थोड़ा उम्र में बड़ा हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड areas of his life about which she knew nothing. Here comes a line, very important line. और क्योंकि वो रोज जाता था शहर से बहुत दूर किसी जगह काम पर, तो सोफी को शंका थी। टू सस्पेक्ट मतलब शंका करना कि वो पता नहीं कैसा काम कर रहा है। एरियाज ऑफ हिज लाइफ, कि क्या सोच रहा है ज़िंदगी में, क्या कर रहा है, और उसके बारे में उसे कुछ मालूम भी नहीं था। सोफ़ी को नहीं पता था उसका क्या काम है, क्या लक्ष्य है, क्या कर रहा है, और थोड़ा बड़ा भी हो चला था। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक। ना उसको कुछ मालूम था सोफ़ी को अपने भाई जॉफ के बारे में, और न ही जॉफ ने उसके बारे में कुछ कहा अपने बारे में। वो वैसे ही बहुत कम बोलता था। He said little at all. He said little at all. Ever voluntarily. और अपने आप तो कभी बोला ही नहीं। वो बोलता वैसे भी कम था और अपने आप तो कभी बोलता नहीं था। अब देखिए आगे क्या कहता है। Words had to be prized out of him like stones from the ground. See the beautiful sentence. Words had to be prized out of him. To prize out मतलब निकलवाना। देखिए प्राइज का अर्थ पुरस्कार है, पर टू प्राइज आउट मतलब किसी से उगलवाना, निकलवाना, कोई भी चीज निकलवाना। उसके मुंह से शब्द निकलवाना पड़ता था, इतना कम बोलता था, वो बहुत मितभाषी था। He said little at all and almost never voluntarily. Voluntarily मतलब अपने आप, स्वयं से। I have done garden work in my school voluntarily. मैं अपने स्कूल में बगीचे का काम अपने आप करता हूँ। उसके लिए ना कोई रोजाना लेता हूँ, ना कोई पैसा लेता हूँ, किसी काम का पैसा नहीं लेता। वो वॉलंटियर वर्क का, इसीलिए उससे बना है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब वे व्यक्ति जो फ्री में, स्वेच्छा से काम करते हों, और उसी से दूसरा शब्द है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, फ्री में काम करना, काम करने की इच्छा दिखाना। सो अपने मन से तो वो कभी बोलते ही नहीं था। एवर वॉलंटरीली। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम। कैसे? इतना कठिन था उसके मुंह से कुछ निकलवाना, जैसे कि मानो जमीन से पत्थर निकालना। जमीन से पत्थर ऐसा एक एक करके उठाना पड़ता है ना, खोज खोज के, देख देख के, उसी प्रकार में खोदना पड़ता था उसको, तब जाके वो कुछ बोलता था। बहुत कम बोलता था वो।
एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. जेलस होना मतलब ईर्ष्या होना. आई एम जेलस ऑफ योर सक्सेस. आपकी सफलता से मुझे ईर्ष्या होती है. वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स सक्सेस. हमें दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों की सफलता से सीख लेनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं. तो जेलस मतलब जेलसी मतलब ईर्ष्या, और टू बी जेलस मतलब ईर्ष्या करना. सोफी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. सोफी को उसके इस चुप्पी रहने की आदत से जलन होने लगी थी, ईर्ष्या होने लगी थी. क्यों? क्योंकि बिल्कुल चुप रहता था, कुछ बताता नहीं था. When he was not speaking, it was as though he was away somewhere. जब वो नहीं बोलता था कुछ, जब चुप रहता था, साइलेंट रहता था, तो ऐसा लगता था as though. as though का अर्थ होता है मानो. मानो मतलब इमेजिन. मानो वह, उसने ऐसा नाटक किया मानो वह गिर गया. उसने ऐसा नाटक किया मानो वह बेहोश हो गया. यहाँ पर मानो का जो अनुवाद अंग्रेजी में होगा वो होगा एज दो. वो ऐसा बोल रहा है मानो खुद ही राजा है. वो ऐसा बोल रहा है मानो वह खुद ही इस दुकान का मालिक है. यहाँ पर जो मानो शब्द है उसका अर्थ होता है एज दो अंग्रेजी में. सो शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर. बिल्कुल चुप रहता था तो ऐसा लगता था मानो कि वो कहीं और है. शरीर से यहाँ है पर मन से कहीं और है. आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन. ऐसी दुनिया में था, ऐसी दुनिया में वो चला जाता था, ऐसी जगहों में चला जाता था जिसे सोफी ने कभी देखा नहीं था. सोफी हैड नेवर सीन दोज प्लेसेस विच शी हैड नेवर सीन. शी मतलब सोफी. जॉफ की आदत के बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. वेदर दे वेयर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे वो शहर के आसपास के ज़िले हों, चाहे वो दूर दराज की जगहें हों, प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग्स कंट्री, आसपास के देशों की जगहें हों. भगवान जाने वो क्या सोचता था. हु नोज मतलब कौन जानता है, नहीं. इसका अनुवाद कंटेक्स्ट में देखिए. बार बार लेखक इस कहानी के माध्यम से आपको अंग्रेजी शब्दों के अलग अलग उपयोग की ओर ध्यान खींचना चाहता है. टू नो मतलब जानना. हु मतलब कौन. हु नोज मतलब कौन जानता है, पता नहीं वो क्या क्या सोचता है. और हु नोज का अर्थ ये नहीं है कि किसको मालूम है ना. यहाँ पर उसका अर्थ है कि वो पता नहीं किस बारे में. बियॉन्ड मतलब के पार, सराउंडिंग मतलब आसपास, आसपास के देशों के पार या शहर के बाहर की जगहें, उसके बारे में सोचता था. मालूम नहीं क्या सोचता था. हु नोज, गॉड नोज वो क्या सोचता था. They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ये जो जगहें थी, to attain माने पाना, लेवल तक पहुंचना. फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन, लगाव, मोह. They attained a special fascination. They means what? Those places. जिसके बारे में जॉफ सोचते रहता था शायद, उन नई जगहों के बारे में, देश के पार की जगहों के बारे में. तो उसने सोफी के लिए एक अजूबा थे वे, और एक स्पेशल फैसिनेशन हो गया क्योंकि वो जगह उसको मालूम नहीं थी. दे वर अननोन टू हर, और उसकी पहुंच के बाहर भी थी ये जगहें. वहाँ कभी जाना संभव था नहीं. लेकिन कभी कभी जॉब से कुछ मिल जाता था आइडिया कि वो कहाँ की बात कर रहा है. उसकी एक अलग दुनिया थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन. दे मीन्स व्हाट? दे मीन्स नॉट जॉफ एंड सोफी. दे मीन्स दोज प्लेसेस. दोज प्लेसेस had acquired
ए स्पेशल फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब अपील, फैसिनेशन मतलब ध्यान आकर्षित करने वाली चीज, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन, केवल इसलिए सोफी को आकर्षित करती थी वे जगहें क्योंकि उन जगहों के बारे में से मालूम नहीं था और उन जगहों में जा भी नहीं सकती थी, तो इसलिए और ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया. परहैप्स देयर वेर ऑल्सो पीपल, exotic, interesting people of whom he never spoke. Perhaps मतलब शायद. Will you come to my house today evening? Perhaps. शायद मैं आऊं. मैं सवाल पूछ रहा हूं. Will you go to market today? Maybe. शायद जाऊं. या perhaps. हाँ शायद जाऊंगा. So perhaps मतलब संभवतः, शायद. Perhaps they were also people. There were also people. शायद उन जगहों में वे लोग थे exotic, बहुत ज़्यादा रोमांचित, रुचिकर, इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में उसने कभी कुछ कहा नहीं. अर्थात जॉफ बिल्कुल चुप रहता था और उसकी जिस चुप्पी के कारण सोफी थोड़ी परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी किन जगहों की कल्पना करता है, किन बातों की करता है, क्या क्या बातें करता है और वे जगहें कैसी होंगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये सोचते रहती थी सोफी. इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स ईजिली. ये संभव था कि जॉफ जो है वो शांत प्रिय था. क्वाइट मतलब शांत. अब देखिए ये शब्द का स्पेलिंग QUIET, क्वाइट, और इसका मतलब शांत. यू आर वेरी क्वाइट, तुम बहुत शांत व्यक्ति हो. और क्वाइट मतलब बिल्कुल, QUITE, क्वाइट. ही इज क्वाइट टॉल, वो काफी ऊंचा है. दैट हाउस इज क्वाइट फार अवे, यह घर काफी दूर है. दूर है, दिस हाउस इज फार अवे. क्वाइट फार अवे मतलब काफी दूर है. आई एम क्वाइट एंग्री विथ यू, मैं तुमसे काफी नाराज हूं, बहुत नाराज हूं. जिसका स्पेलिंग क्या है? QUITE. सो क्वाइट और क्वाइट, उच्चारण भी देखें, स्पेलिंग भी देखें. यहाँ पे क्वाइट है, ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स ईजिली, और नए मित्र सरलता से नहीं बनाता था, बहुत टाइम लगता था उसको मित्र बनाने में. ये सब सोफी सोच रही है. शी लॉन्ग टू नो देम. टू लॉन्ग करना मतलब, टू लॉन्ग मतलब तीव्र इच्छा रखना. आई लॉन्ग टू बी एन IAS ऑफिसर. आई लॉन्ग टू बी ए पायलट. मैं पायलट बनने की तीव्र इच्छा रखता हूँ. मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर बनने की तीव्र इच्छा रखता हूँ. आई लॉन्ग टू बी ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन. तो लॉन्ग का मतलब समझ गए, तीव्र इच्छा रखना. सोफी बड़ी तीव्र इच्छा रखती थी. किस चीज़ की? उन दोस्तों के बारे में जानने की जिसके बारे में जॉफ बहुत कम बोलता था. जो लोग वहाँ कहीं रहते थे, बड़ी दूर रहते थे, जहाँ वो जा भी नहीं सकती थी. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection. सोफी की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने भाई के और ज़्यादा निकट आ सके. अर्थात सोफी को लगता था कि भाई जॉफ के साथ उसकी दूरी है, मन से दूरी है. शारीरिक रूप से वो लोग एक घर में रह रहे थे, एक जगह रह रहे थे, लेकिन मन से दूरी बनी थी क्योंकि जॉफ चुप रहता था और सोफी इसलिए परेशान थी. सोफी की इच्छा थी दैट शी कुड बी एडमिटेड. टू एडमिट करना मतलब प्रवेश देना. यू हैव बीन एडमिटेड इन दैट स्कूल, तुम्हें उस स्कूल में प्रवेश मिल गया है. तो यहाँ पर सोफी की इच्छा थी कि मैं जॉफ के दिल में प्रवेश कर सकूं, उसके बहुत निकट जा सकूं. मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन. जॉफ के स्नेह के लिए और निकट जा सकूं, जॉफ का स्नेह पा सकूं. एंड दैट
someday he might take her with him, और उसकी ये भी इच्छा थी कि एक दिन मेरा भाई मुझे ले जाए, उन जगहों में ले जाए जहाँ के बारे में वो कभी सोचता होगा, बात करता होगा। ये सोफ़ी की इच्छा थी। अर्थात दोनों के बीच में रिलेशन कुछ अलग ढंग का था। जॉफ बड़ा चुपचाप, सोफ़ी कल्पना की उड़ान। और सोफ़ी क्या क्या सोच रही थी कि भाई मेरे को और प्यार करे, भाई मेरे को अपने और निकट लाए, भाई मेरे को अपने बारे में और बताए। Though their father forbade it and Joff had never expressed an opinion, यद्यपि उनके पिताजी ने to forbid मतलब मना करना, सख्त रूप से मना करना, पिताजी ने सख्त रूप से मना किया। वो मना करते थे, क्या मना करते थे? यहाँ वहाँ ले जाना, घूमना, भाई बहनों का ऐसा घूमना उनके पिताजी को पसंद नहीं था। एंड जॉफ नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी कभी न हाँ कहा, कभी ना कहा। ही नेवर एक्सप्रेस, वैसे ही बहुत कम बोलता था, चुप्पी साधे रहता था, आदत में था उसके शुमार चुप रहना। ऐसे बच्चों को जो बहुत कम बोलते हैं उनको हम सामान्यतः क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंट्रोवर्ट। जो शांत प्रिय रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, वे कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। और जो उच्छृंखल रहते हैं, उछल कूद करते हैं, वाचाल रहते हैं, बोलते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। सो दो देयर फादर फॉरबेड, टू फॉरबिड मतलब दूर रखना, मना कर देना। तो पिताजी ने मना कर रखा था ऐसी हरकत करना। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी कभी कुछ कहा नहीं था। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। सोफ़ी को मालूम था, सोफ़ी को लगता था कि जॉफ सोचता है कि मैं बहुत छोटी हूँ ये सब जानने के लिए, मेरी अभी उम्र नहीं आई है ये सब जानने के लिए। ये सब मतलब जॉफ जैसा जैसा सोचता है उसके बारे में विस्तार से जानने की उम्र अभी सोफ़ी की नहीं है। अर्थात जॉफ अपनी बहन को बहुत छोटा समझता था। एंड शी वॉज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब धैर्य खो देना। एक और जॉफ बहुत शांत प्रिय था, वहीं ये बड़ी धैर्य खो बैठती थी। इसमें धैर्य नहीं था। वो चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा भाई मुझे अपने स्नेह के बल पर मुझे और निकट लाए, मुझे घुमाए, मुझे ले जाए, अपने बारे में बताए, आदि आदि। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। वो इस बात के लिए सजग थी। टू बी कॉन्शियस मतलब सजग होना, चैतन्य होना, अनुभूति होना, मालूम होना, जानना। वो जानती थी, सोफ़ी जानती थी कि दुनिया कितनी बड़ी है। वास्ट मतलब विशाल, दुनिया कितनी विशाल है, और वो प्रतीक्षा कर रही दुनिया उसकी। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. बहुत लंबा वाक्य है। And she was impatient. वो धैर्य नहीं था उसमें। वो इस बात के प्रति सजग थी कि दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है, waiting for her. And she knew instinctively, instinctively मतलब बड़ी सजगता से, that she would feel at home. उसको मालूम था, उसे ऐसा महसूस होता था कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे उतना ही घरेलू माहौल लगेगा जितना कि मुझे अपने शहर के अपने घर में लगता है। कोई मुझे वो अजूबी नहीं लगेगा, कुछ अलग चीज़ नहीं लगेगी, कुछ नई जगह नहीं लगेगी। I'll be comfortable. To feel at home मतलब comfortable महसूस करना। To feel at home घर जैसा महसूस करना। In your company I feel at home. तुम्हारे कंपनी में मैं बड़ा सरल महसूस करता हूँ, घर जैसा महसूस करता हूँ। उनके घर जाओ तो you feel at home मतलब बहुत सामान्य महसूस करता हूँ, घर जैसा महसूस करता हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ी भी कहती है कि मुझे मालूम है
आई न्यू कि यदि मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो आई विल बी एज मच एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन हर होम.